हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है उत्पत्ति के नियम या परिवर्ती अनुपातों का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ रिटर्न या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट 1 और प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसी के कंटिन्यूशन में अगला पार्ट है। उन दोनों वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये उत्पादन फलन के पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि उत्पादन फलन में टाइम स्केल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यानी उत्पादन फलन के लिए अल्पकालीन उत्पादन फलन या दीर्घकालीन उत्पादन फलन, दो तरह के उत्पादन फलन बनते हैं। जो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है उसे हम परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन कहते हैं, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समता अनुपात उत्पादन फलन कहते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है अल्पकालीन उत्पादन फलन। देखिए, अल्पकाल में हमने आपको बताया था कि सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो स्थिर साधनों को स्थिर रखकर जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्राओं में परिवर्तन करते हैं और उससे उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसको हम उत्पत्ति के नियम कहते हैं। देखिए, उत्पत्ति के नियम तीन प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। अब हम इन तीनों पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम की। देखिए, उत्पत्ति वृद्धि नियम हमको ये कहता है कि जैसे जैसे हम स्थिर साधन को स्थिर रखकर परिवर्तनशील इकाई यानी परिवर्तनशील जो फैक्टर हैं उनकी मात्राओं में वृद्धि करते हैं तो वैसे वैसे हमें मिलने वाला उत्पादन बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। तो इसको हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। इस उत्पत्ति वृद्धि नियम को हम यहाँ पर इस तालिका में भी देख सकते हैं, इस टेबल में देख सकते हैं। तो इस टेबल को यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे हम इकाइयों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा कुल उत्पाद बढ़ता हुआ मिल रहा है। साथ ही साथ जो हमारा औसत उत्पाद है वो भी बढ़ रहा है और जो सीमांत उत्पाद है वो भी बढ़ रहा है। अगर हम इसी को एक रेखा चित्र में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा औसत उत्पाद भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है। उत्पत्ति वृद्धि नियम होता क्यों है, इसके कारण क्या है, थोड़ा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला कारण होता है कि जो स्थिर साधन है वो पहले से ही हमारे पास संसाधन लगे हुए हैं और उनकी जो लागत है वो स्थिर है। तो जैसे जैसे हम उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ानी शुरू कर देते हैं वैसे वैसे प्रति इकाई स्थिर लागत घटनी शुरू हो जाती है, यानी उसका औसत कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण क्या होता है कि जो हमारे स्थिर साधन है वो अविभाज्य हैं, इनडिविजिबल है, यानी उनका आप अलग अलग हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। जैसे एक मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है और उसकी कैपेसिटी मान लीजिए कि 1000 यूनिट, किसी वस्तु की 1000 यूनिट बनाने की है और हम उसमें केवल अभी तक 100 ही यूनिट बना सकते थे, जबकि वो 1000 यूनिट बना सकती थी। तो जैसे जैसे हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते चले जाते हैं, यानी जो परिवर्तित साधन हमने बढ़ाए, तो वो जो मशीन है अब वो अपने अनुकूलतम संयोग पर पहुंच सकती है, यानी वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती है। तो इसलिए भी स्टार्टिंग में जो उत्पत्ति है, जो उत्पादन फलन है वो बढ़ता हुआ हमें मिलता है। और जो इसका तीसरा कारण होता है कि जो हमारा मशीनें हैं और वो जो हमारे वेरिएबल इनपुट्स हैं उनके बीच में एक कुशलतम संयोग बन जाता है, यानी एक ऑप्टिमम जो संयोग होना चाहिए दोनों के बीच में वो बन जाता है। इसलिए भी जो उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे नियम की, उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। यह नियम हमको ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम परिवर्तनशील आगतों की इकाइयाँ बढ़ाते हैं वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन दोनों के बीच समान अनुपात होता है। यानी जिस अनुपात में हम परिवर्तनशील आगतों को बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में हमारा कुल उत्पाद भी बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ इस टेबल में देखें तो हमारा कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद तीनों बढ़ रहे हैं, लेकिन तीनों समान दर से बढ़ रहे हैं। या हम इसको इस रेखा चित्र में भी देख सकते हैं कि इस रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि जो हमारा औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद है दोनों समान दर से बढ़ रहे हैं। देखिए, इस जो दूसरा कारण है उत्पत्ति समता नियम,
इसका कारण होता है कि जो हमारे जितने भी संसाधन हैं, यानी जो हमारे परिवर्तित साधन और जो हमारे स्थिर साधन, उन दोनों के बीच में एक ऑप्टिमम जो संयोग होना चाहिए वो बन चुका होता है, यानी कुशलतम संयोग बन चुका होता है और ये उससे अधिक उत्पादन नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये जो उत्पत्ति समता नियम है ये बहुत क्षणिक रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक उत्पत्ति समता नियम कार्य नहीं करता है। उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन का तीसरा नियम है, लेकिन अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि ये तीनों नियम एक ही नियम है और इनको वो नाम देते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो उत्पत्ति ह्रास नियम है यही मूल नियम है और जो पहले दो नियम है, उत्पत्ति वृद्धि नियम या समता नियम, इसी नियम की पहली दो अवस्थाएं हैं। उनका मानना है कि जैसे जैसे हम परिवर्तनशील इकाइयों की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे जो उत्पादन है वो एक स्थिति के बाद घटती हुई दर से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए इसे उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम है, इसकी भी तीन अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरी घटते प्रतिफल की अवस्था और जो तीसरी अवस्था है जिसे कहते हैं ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहली अवस्था है जिसको हम कहते हैं बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधनों की संख्याओं को बढ़ाते हैं, उनकी मात्राओं को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमें जो उत्पादन है वो बढ़ती हुई दर से प्राप्त होता है। यानी जो औसत उत्पाद है और जो सीमांत उत्पाद है वो बढ़ती हुई दर से प्राप्त होता है। लेकिन एक स्थिति पर क्या होता है कि जो सीमांत उत्पाद है वो बढ़ना कम हो जाता है। तो वो जो स्टेज है इसको हम मोड़ वाली स्थिति भी कहते हैं, यानी यहाँ पर प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था में चली जाती है और जो दूसरी अवस्था है उसे हम कहते हैं घटते प्रतिफल की अवस्था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों को बढ़ा रहे हैं तो जो उत्पादन है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन जो सीमांत उत्पाद है वो घटना शुरू हो जाता है और घटते घटते वो शून्य तक पहुंच जाता है। तो जो ये शून्य तक पहुंच जाता है ये होती है उत्पादन फलन की दूसरी अवस्था। तो दूसरी अवस्था के बाद भी अगर हम जो उत्पत्ति के साधन हैं, यानी जो परिवर्तनशील साधन जो हम लगा रहे थे, उनको अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो हम देखेंगे कि जो तीसरी अवस्था है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा सीमांत उत्पाद है वो ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं। चलिए जरा हम इसको इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तालिका में हमने कुछ स्थिर साधन रखे हैं और कुछ परिवर्तनशील साधन रखे हुए हैं। स्थिर साधन हमारा स्थिर है, परिवर्तनशील साधनों में हम जैसे जैसे परिवर्तन करते जा रहे हैं तो वैसे वैसे हमारा कुल उत्पाद ही परिवर्तित हो रहा है, औसत उत्पाद भी परिवर्तित हो रहा है और सीमांत उत्पाद भी परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस टेबल में देखेंगे जब तक हम तीसरे लेवल तक जाते हैं, यानी तो हमारा कुल उत्पाद भी बढ़ रहा है, औसत उत्पाद भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे हम चौथी इकाई पर जाते हैं तो कुल उत्पाद तो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन औसत उत्पाद हमारा स्थिर हो जाता है, यानी जो पहले था वही हो जाता है और यहाँ पर जो सीमांत उत्पाद है वो घट जाता है। तो यानी यहाँ पर जो तीसरी इकाई है यहाँ तक हमारा कुल उत्पाद बढ़ रहा है, यानी ये हमारी प्रथम अवस्था है और यही जो प्रथम अवस्था है यही हमारा मोड़ का बिंदु भी है, यानी यहाँ से हमारी दूसरी अवस्था स्टार्ट हो जाती है। मान लेते हैं कि उसके बाद हम चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं इकाई तक उत्पादन करते हैं तो जो हमारा उत्पादन है वो घटती हुई दर से हमें प्राप्त हो रहा है। आप देखेंगे कि 40 के बाद 45, 48 और सातवीं यूनिट पे हम देखेंगे तो कुल उत्पादन हमारा 48 हो रहा है, औसत उत्पाद हमारा घट गया है और जो हमारा सीमांत उत्पाद है वो शून्य पर पहुंच गया है। तो यानी ये हमारी दूसरी अवस्था है कि जहाँ पर हमारा जो अनुपात है, यानी जो दूसरी स्टेज है, यानी घटते प्रतिफल की अवस्था। और उसके बाद भी अगर हम मान लेते हैं कि 8वीं 9वीं 2 और इकाइयाँ बनाते हैं तो वहाँ से क्या होगा, हमारा कुल उत्पाद भी घटना शुरू हो जाएगा, औसत उत्पाद भी, और जो सीमांत उत्पाद है वो ऋणात्मक स्थिति में पहुँच जाएगी, यानी ये हमारी स्टेज 3 होगी। चलिए जरा हम इसको इस रेखा चित्र से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने रेखा चित्र आपको दिखाया हुआ है। तो इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, नीचे देखेंगे हम कि यहाँ पर हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं। तो ये हमारा औसत उत्पाद है और ये हमारा सीमांत उत्पाद है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं
वैसे वैसे ही हमारा औसत उत्पाद पहले बढ़ रहा है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जा रहा है। और जो हमारा सीमांत उत्पाद है, सीमांत उत्पाद पहले बढ़ा और फिर घटते घटते वो नीचे की तरफ ऋणात्मक होना शुरू हो जा रहा है। यानी एस बिंदु के बाद हमारा जो सीमांत उत्पाद है वो घट रहा है। और इसके बाद अगर हम ऊपर वाले रेखा चित्र में देखें, यहाँ पर हमारा कुल उत्पाद है, तो कुल उत्पाद पहले बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे फिर वो एक स्थिति ऐसी आ रही है कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पर हमने स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस एफ बिंदु को देख रहे हैं, तो जो एफ बिंदु है ये मोड़ का बिंदु है। यहाँ से पहली अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ हमारा उत्पादन फलन जा रहा है, उसके बाद ये दूसरी अवस्था में पहुँचता है। यानी के बिंदु वो पॉइंट है जहाँ पर कि जो हमारा उत्पादन फलन द्वितीय अवस्था में पहुँच जाता है, और उसके बाद टी बिंदु पर ये तीसरी अवस्था में पहुँच जाता है। यानी यहाँ पर जो हमारा कुल उत्पाद है वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।